हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो ट्री ऑनलाइन अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बेसिक्स और इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी हियर? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नथिंग बट इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन द लाइट एंड द मैटर। सो जब भी हम किसी भी मैटर को या किसी भी मॉलिक्यूल को लाइट से किसी स्पेसिफिक लाइट से इरेडिएट करेंगे तो उन दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन होगा। दैट मीन्स मैटर में लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे जिसको हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर। सो वी कैन सिंपली से दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एग्जाम्पल गामा रेज, IR रेज, UV रेज, विजिबल रेज, रेडियो वेव्स एट्सेट्रा। सो इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डिफरेंस क्या है या हम किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करते हैं? सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल टर्म विच इज़ कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ, कि कौन सी लाइट की कितनी वेवलेंथ है उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सो गामा रेज, IR, UV, विजिबल, रेडियो वेव्स, इन सब में क्या डिफरेंस होगा कि इन सब की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं और जिस तरह से ये मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं वो डिफरेंट हो जाता है। वो इंटरैक्शन हर लाइट के लिए, हर मैटर के लिए वो डिफरेंट रहता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूवी रेज और विजिबल रेज यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी बेसिक जो वेवलेंथ होती है वो पता होनी चाहिए। सो फॉर यूवी रेज इट इज़ 200 to 400 nanometer and for visible rays it is 400 to 800 nanometer. That means 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में हमारी UV और विजिबल रेज दोनों कवर हो जाती हैं। नाउ देयर आर सम बेसिक टर्म्स विच आर यूज टू डिफाइन लाइट। सो you must have heard of terms like wavelength, wave number, frequency etc. So हम इनको वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। So first of all, wavelength. So wavelength. So as we all know, light travels in the form of wave. तो अगर हम यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। सो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रफ। सो वेवलेंथ इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से जिसे हम बोलते हैं लैम्बडा। स्पेसिफिक कोई यूनिट नहीं होती वेवलेंथ की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नैनोमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, एंगस्ट्रॉम में। द नेक्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेव नंबर। सो वेव नंबर हमें ये बताता है कि 1 सेंटीमीटर के स्पेस से हमारी कितनी वेव्स पास हो रही हैं या 1 सेंटीमीटर का स्पेस कितनी वेव्स को होल्ड कर पा रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय द टर्म वेव नंबर। सो द डेफिनेशन विल बी नंबर ऑफ वेव्स विच आर पास्ड इन अ यूनिट डिस्टेंस। सो वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं म्यू बार से and it has a specific unit which is centimeter inverse. The next term is frequency. So frequency से हमें ये पता चलता है कि 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, यानी कि वेव्स के पास होने की फ्रीक्वेंसी क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इट इज़ डिनोटेड बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी। सो द डेफिनेशन विल बी नंबर ऑफ वेव्स which are passing through a point in 1 second is known as frequency. In frequency it is denoted by mu and frequency is always inversely proportional to the wavelength.
the more will be the wavelength, the less will be the frequency. So we can say mu is inversely proportional to 1 upon lambda, and अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं तो we can say mu equals to c upon lambda, where c is the speed of light, and it is 3 into 10 to the power 10 centimeter per second, and unit of frequency will be cycles per second or hertz. The next term is energy. So every electromagnetic radiation has a particular energy, and उसको हम calculate कर सकते हैं by the formula E equals to h mu, and we can represent it as E equals to h c upon lambda, where h is the Planck's constant and its value is 6.626 into 10 to the power minus 27 Hertz second, and c is the speed of light, 3 into 10 to the power 10 centimeter per second, and lambda is the wavelength. So these were the basic terms which are used to define light. So the next question which comes here is why we use UV and what happens when a molecule absorbs UV light. So why we are using UV? So generally practical terms में अगर हम बात करें तो हम UV यूज़ करते हैं किसी भी सैम्पल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए. So UV visible spectroscopy is used to find the concentration of a sample solution. And generally what happens when a molecule absorbs UV light, so जब भी कोई मॉलिक्यूल या कोई मैटर UV विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट. दिस हैपन्स due to the absorption of the UV visible rays, and these type of interactions we have to study in UV visible spectroscopy. बेसिकली इन UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी, कितनी UV लाइट उसने एब्जॉर्ब करी, एंड उस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं उस सैम्पल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन. बट देयर इज़ अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया. अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का UV विजिबल स्पेक्ट्रा चाहिए तो ये ज़रूरी है कि उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन पैटर्न प्रेजेंट होना चाहिए. अगर उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स कि वो UV विजिबल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, एंड UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उस कंपाउंड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते. सो लेट्स अंडरस्टैंड एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन? सो कंसीडर करो कि मैं किसी अपने फ्रेंड को 8 एप्पल्स देती हूँ, एंड इन रिटर्न आई गेट 6 एप्पल्स. सो व्हाट आई विल से कि 2 एप्पल्स उसने खा लिए, और आई कैन से कि 2 एप्पल्स उसने एब्जॉर्ब कर लिए. सो दैट मीन्स जितना हम दे रहे हैं अगर उतना हमें रिटर्न में नहीं मिल रहा है, सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन हुआ है. इन द सेम वे अगर हम कोई सैम्पल सोल्यूशन कंसीडर करें, as you can see in the screen, like it is a test tube or curette. So this is the sample solution. Now I am providing UV light to this sample solution, and I can say that it is the incident radiation, and I will denote it by I naught. Now इस incident radiation की जो intensity है that is 100%. Now this incident radiation is falling on a sample solution, and then it is coming back to a detector. Now अब जो लॉट के हमारे पास रेडिएशन आई है डिटेक्टर के पास, उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो 80% है. सो 100 माइनस 80 दैट मीन्स 20% जो रेडिएशन है इट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड by the sample solution. So I can say कि 20% light absorb हो चुकी है sample solution के through. So here I can conclude if I naught is greater than I, then I can say, let's say I हम transmitted radiation के लिए denote कर रहे हैं. ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो हमारी सैम्पल सोल्यूशन से डिटेक्टर के पास आ रही है एब्जॉर्प्शन होने के बाद. सो अगर हमारा I नॉट
I से बड़ा होगा तो we can say that absorption took place. On the other hand, अगर I not equal होगा I के, so we can say that absorption did not take place. So अगर absorption होगा then I can say that my sample solution is not transparent to UV. And अगर absorption नहीं होगा then I can say that my sample solution is transparent to UV. So this is the meaning of absorption in simple terms. Now इसी absorption के basis पे UV का एक law है which is called the Beer-Lambert's law, जिसे हम study करते हैं UV visible spectroscopy में. So first of all we are going to discuss Lambert's law. So Lambert's law state that when a beam of monochromatic light is passed through the absorbing medium, then the decrease in the intensity of radiation will be directly proportional to the path length of solution. Here monochromatic light means light of a single wavelength. So that means कि जब भी हम किसी solution में monochromatic light को pass करेंगे तो जो उस लाइट की इंटेंसिटी में जो डिक्रीज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाथ लेंथ के. सो हेयर वी कैन से कि ये जो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है ये डिनोट कर रहा है लाइट के एब्जॉर्प्शन को. सो वी कैन राइट इट एज ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और वी कैन से अब और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो इट विल बी A equals to eta L. Here eta is the constant which is known as the molar extinction coefficient. A is the absorption and L is the path length. So this is Lambert's law. Now next is Beer's law. So what Beer's law states? Beer's law states that when a beam of monochromatic light is passed through an absorbing medium, then the decrease in the intensity of radiation will be directly proportional to the concentration of solution. So that means कि जब भी हम किसी monochromatic light को किसी solution से pass करेंगे then जो उसकी intensity में decrease होगा वो directly proportional होगा उस solution की concentration के. So we can write it as A is directly proportional to C. और अगर हम sign हटाएंगे directly proportional का तो we can say A equals to eta L. A equals to eta C. So from Beer's law we are getting A equals to eta C, and from Lambert's law we are getting A equals to eta L. So if we combine these both equations, so we are getting A equals to eta into C into L, and it is known as the Beer's-Lambert's law, and this is the main law of UV visible spectroscopy on the basis of which we are finding the concentration of the unknown solution. So this is all for today's video. In the next video we are going to discuss the principle and the theory of electronic transitions. Do subscribe the channel if you like the video.